नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 17वें खंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 17वें खंड में हम पुनः विशिष्ट महानुभावों के साथ उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री संजय जी भाई साहब कर रहे हैं। संजय जी भाई साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। संजय जी भाई साहब वर्तमान में लखनऊ के विभाग प्रचारक हैं। संजय जी भाई साहब के दाहिने 2011 बैच के आईएएस अधिकारी श्री कुणाल सिल्कू जी हैं। श्री सिल्कू जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। श्री कुणाल सिल्कू जी विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्तमान में स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। श्री सिल्कू जी के दाहिने डॉक्टर एस.एन. संखवार जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर एस.एन. संखवार यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वर्तमान में केजीएमयू के सीएमएस हैं। डॉक्टर साहब, एक विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। अगर बच्चे संक्रमित हुए तो उनके बचाव के लिए क्या करना होगा और संक्रमण के दौरान उनकी देखभाल कैसे करें, तो इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जैसा कि पहला प्रश्न आपका है कि क्या तीसरी लहर आएगी, तो परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि तीसरी लहर आएगी, क्योंकि कुछ जगहों पर संक्रमण बढ़ने से नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं और साथ ही साथ ये भी देखा कि वायरस के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। तो जब स्वरूप में परिवर्तन होता है, नया वायरस होता है, तो शरीर में अगर कुछ प्रतिरोधक क्षमता है तो उतनी कार्यशील नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। इसलिए थर्ड वेव, तीसरी लहर आने का अंदेशा है और प्रभावित होने का भी अंदेशा है। और कौन से लोग प्रभावित होंगे, तो ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है तो नेचुरली उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, और जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, जैसे कि कैंसर है और इनको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर की शिकायत है, या कुछ ऐसे लोग जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं। बात आती कि प्रभावित हुए तो कैसे पता चलेगा, तो जैसे कि लक्षण पहले भी बताए जा चुके हैं कि बच्चों में भी वैसे ही दिक्कतें होंगी। खांसी आएगी, उनको बुखार आएगा, छींकें बहुत आएंगी, और कई बार होता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं और दिक्कतें बढ़ती नज़र आती हैं तो बेहतर होगा कि टेस्ट ज़रूर करा लिया जाए। अगर टेस्ट में पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसका जो इलाज है वो शुरू कर देना चाहिए। इलाज के रूप में हम लोग मुख्यतः जानते ही हैं, हम लोगों ने आरोग्य भारती की ओर से भी किट डिस्ट्रीब्यूट करी थी और जो है गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना है, हमें कैसे प्रिवेंट करना है इसका ज्ञान रखना है, तभी हम लोग जो है इस पर विजय पाएंगे। कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना को हमें भगाना है, और हम जरूर जीते थे पहले और फिर जीतेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुणाल सिल्कू जी, एक विषय जो कोरोना की पहली लहर से शुरू हुआ, विश्व में जितना बड़ा माइग्रेशन भारतवर्ष में हुआ, लगभग 4 करोड़ लोग सड़कों के माध्यम से अपने अपने घरों की तरफ लौटे। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए कि वो लोग जो वापस अपने घरों पे आ गए हैं वो केवल मजदूर ही नहीं है, उसमें बीटेक किए हुए बच्चे भी हैं जो बाहर बेंगलोर हैदराबाद में नौकरी कर रहे थे, वापस घरों को आ गए। इन सब लोगों को कैसे अपना जीविकोपार्जन प्लान करना चाहिए और आपका विभाग कैसे उसमें सहयोगी है, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बिल्कुल सही कहा आपने, और उस पे ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो हमारे बहुत से ऐसे हुनरमंद लोग हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चरल स्टेट रहा है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कम हैं अभी इस समय। तो बहुत से हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों ने हुनर सीखा था वो बॉम्बे में, गुजरात में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, ये सब जगहों पे काम ये लोग कर रहे थे। तो ये सब लोग लौट के आए, और जब ये लोग लौट कर आए तो ये लोग अपने साथ एक बहुत अच्छी हुनर भी लेकर लौटे। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत छोटी सी बात है, अब जैसे पीओपी का जो काम है, अच्छा वर्क है, लेकिन अब पीओपी का वर्क जो है उत्तर प्रदेश में भाई लिमिटेड बिल्डिंगें बनती हैं, अगर बनती भी हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग उतनी नहीं होती है। यहाँ पर लोग सामान्य बिल्डिंग बना लेते हैं लेकिन इंटीरियर पे कम। अब जैसे अब जो अमीर शहर हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, इन सब में लोग काम कराते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो वहाँ पर इस तरह के कारीगर की जो है ज़्यादा यूज़ रहती है।
बट ऐसे लोग लौट के आए। बहुत से लोग थे जो कि हीरे को काटने का काम करते थे, गुजरात में बहुत बड़ा इसका जो है मतलब एक पूरा व्यवसाय है, ऐसे लोग लौट के आए। तो अब एक समस्या ज़रूर आई कि भाई इस तरह के लोगों को हम किस प्रकार से जॉब दिला पाएँ। और फिर और सामान्य लोग भी थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, बहुत सारे लोग इस तरह के लौटे। तो सरकार ने पहला काम तो ये किया कि हमने इन सब लोग की एक स्किल मैपिंग कराई कि कम से कम ये मैपिंग एक हो जाए कि भाई हमारे पास जनपद वाइज और इवन उसके नीचे इवन तहसील वाइज भी किस हुनर के कौन से लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, ताकि फिर उनको हम मैप कर सकें जॉब से। तो ये मैपिंग हमारी हो गई, ये पूरी हमारी मैपिंग हो जाती लगी। फिर हमने इस डेटा को हमने शेयर किया जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हम लोगों ने इसमें एक बैठक जो है ऑनरेबल सीएम सर की अध्यक्षता में ही इसकी मीटिंग करवाई, और जो संस्थान हमारे थे जैसे नरेडको है आपका कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए, फिक्की है, सीआईआई है, आईआईए है, तो जो भी ऐसे इंडस्ट्री के एसोसिएशंस जो भी हमारे हैं जिनके अंडर में एमएसएमई के भी या लार्ज इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, तो हम लोगों ने इन लोग को ऑनबोर्ड करके इन लोग को ये सूचना दी कि भाई देखिए ये डेटाबेस है और इसमें आपके पास स्किल मैप्ड पूरी मैन पावर है, और आपकी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं या जो भी यूनिट्स हैं उसमें जो आवश्यकता है उसमें आप कर सकते हैं। धन्यवाद तिलको जी। संजय जी, भाई साहब, कोरोना की महामारी में बहुत सारे परिवर्तन आए, अभिभावकों ने भी बहुत से प्रश्न दिए। एक प्रश्न जो लगातार परेशान करता रहा कि इस बीमारी ने अपनों को अपने से दूर कर दिया। इस सब परिस्थिति के बीच में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा कार्य को विराट रूप दिया जो उन लोगों में नहीं है, और कैसे आए इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और कोविड के पहले फेज में ही जो चीज़ हम सब ने महसूस की थी, जो चीज़ हम लोगों ने देखी, सेवा की जैसी आवश्यकता थी, और एक तरीके से कहा जाए तो जैसे लोग विस्थापित जैसे हो रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, तो जब हम लोग काम करने के लिए निकले तो एक बहुत ख़ास चीज़ हमने देखी कि पहला कदम तो हमारे साथ कई और भी संगठनों ने बढ़ाए, पर साथ में बहुत से लोग चल करके भी आए, वो भी लगे, और उन्होंने भी कंधे से कंधा मिला करके। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत थे, और सब कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके जहाँ उनकी आवश्यकता थी, जहाँ बोला गया वहाँ वो लगे। अन्य जो सामाजिक जो समाज में रहने वाले अन्य संगठनों के कार्यकर्ता, तो कई पास उनके पास धनबल तो था, परंतु जिस प्रकार के जन की आवश्यकता थी सेवा कार्य के लिए, उनकी कमी के कारण कई बार वो आते थे, हमसे आग्रह करते थे कि भाई साहब साधन संसाधन तो हम लोग दे देंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपके वॉलंटियर्स हैं और धरातल पर जाकर के काम कर रहे हैं, तो हम सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, आप उस क्षेत्र पर जाकर के वो काम करिए। तो ये जो सेवा का भाव है, शायद वो डर के कारण परिवार को भी कहीं हमें ना इन्फेक्शन हो जाए, कहीं हम ना इन्फेक्टेड हो जाए, इस कारण से, शायद डर के कारण। लेकिन अगर समाज में निकल करके कोई भी व्यक्ति और कार्य करेगा ना, तो उसको आगे चल के लगेगा कि जब इतने बड़े तंत्र में पूरा मेडिकल स्टाफ लगा है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और अन्य अन्य लोग कहीं चौराहों पर 24 घंटे खड़े हैं, तो फिर वो लगेगा कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद संजय जी। भाई साहब, डॉक्टर साहब, एक विषय अभिभावकों की तरफ से बार बार आ रहा है कि बच्चे अपने काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, उनको अपने काम धाम करने के लिए भी माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है। तो क्या अपने पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी है कि बच्चों को केवल नर्सिंग दे के ही हम ठीक कर पाएंगे, या कोई अन्य विकल्प रहेगा बच्चों के संक्रमित होने पे? बच्चे यदि संक्रमित होते हैं तो बच्चे जो विशेष तौर से 5 साल के नीचे हैं और 5 साल के बड़े हैं, तो 2 ग्रुप में डिवाइड करके उनको रखना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे में समझदारी कितनी है। कुछ बच्चा जो होता है 2 साल 3 साल का है, फिर भी बिना माँ के बना रहता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं विशेष तौर से गर्ल्स जो होती हैं वो बिना पापा के नहीं रहती हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि बहुत ही छोटे हैं और उनको केवल खाने पीने को मिल जाए समय से, तो फिर कोई शैतानी वो नहीं करते हैं, आराम से बने रहते हैं। तो 5 साल से नीचे के बच्चों में थोड़ा दिक्कत की बात है। 5 साल से बड़े बच्चों को तो समझाने से कि ऐसा है। दूसरा, उनके लिए थोड़ी सी जो गजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो बनाया गया है आईसीयू, हम लोगों ने बनाया है 100 बेड का आईसीयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए है।
पीकू PI, वार्ड जिनको हाँ, बोल रहे पीकू हैं। वार्ड उसका नाम दिया गया है। तो वहाँ विशेष तौर से दीवार पर अच्छी अच्छी बच्चों वाली पेंटिंग्स बनी हुई हैं, मिकी माउस, डोरेमोन और जो उनका निंजा थोड़ी इस तरह के बना रखे हैं। साथ में उनके लिए जो ये टेलीविज़न वगैरह लगाए गए हैं, तो जिसमें कुछ उनके कार्टून और ये आते रहेंगे, जिसमें कि वो लोग व्यस्त रहेंगे, खेलते रहेंगे। और जैसे उसमें बोर्ड में बच्चे हैं तो उनको मास्क पहनना विशेष रूप से सिखा के 2-3 बच्चे अगर साथ में खेल रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमें ध्यान तब रखना है कि बहुत तेज़ फीवर आ रहा है और फीवर उतर नहीं रहा है, साथ में सांस में कोई दिक्कत हो रही है और बाद में सैचुरेशन भी 94 या 90 से नीचे आने लगता है, तब विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सिल्कू जी, महिलाओं की तरफ से एक प्रश्न लगातार आ रहा है, जो बहनें घरों में रह रही हैं उनकी तरफ से एक प्रश्न निरंतर है कि हम लोग पारंपरिक रूप से बहुत सारे काम कर लेते रहे, सूप, गोलाई, डेलवा, इस तरह के आइटम जितने भी होते थे सब बनते थे पारंपरिक रूप से, और उसके बाद फिर उनको स्थानीय जो बाज़ार होता था उसमें बिक्री होती थी। ब्रांडिंग होने के बाद और पॉली प्लास्टिक आने के बाद वो सारा एकदम पूरी तरह से लुप्त हो गया। इस प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। पुनः कोई योजना ऐसी आप लोग बनाएंगे जिससे हमारे पारंपरिक ग्रामीण व्यवसाय भी पुनः खड़े हो सकें? इसमें देखिए, जो हमारा हुनर है उसमें परंपरागत हुनर की एक विशेष भूमिका है और विशेष जगह भी है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्किल हैं जो कि मॉडर्न लाइफ के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब किसी को कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई सीख रहा है, एनिमेशन सीख रहा है, तो ये तो हो सकता है कि जो आज की आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, उसके लिए उस तरह की स्किल हो। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे जो ट्रेडिशनल हमारी स्किल्स हैं जो कि हम लोग विरासत में लेते हुए आए हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अब लकड़ी पर ही जो कार्विंग होती है, अब ये कोई नई स्किल नहीं है। और आज भले आप जाइए तो सारे फैक्ट्री मेड पटरे के जो है आपको फर्नीचर मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो अगर कोई पुराने किसी के पास अगर वो कार्विंग किया हुआ शीशम की लकड़ी पे या सागौन की लकड़ी पे अगर वो, उसका एक अलग ही लुक होता है, अलग वो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की बहुत से ऐसे छोटे छोटे हुनर है। और हमारा तो खैर यूपी तो भरा पड़ा है, ODOP जो चीज़ है यहाँ पे, तो हर जनपद की एक विशिष्ट पहचान है। और मोस्टली उसमें जो है हर तरह के क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारे व्यंजन हो, बहुत तरह की चीज़ें हैं, सब है। तो इसमें सरकार की 2-3 तरह की योजनाएं जो हैं चल रही हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ स्किलिंग, चूँकि मैं उसी से आता हूँ, तो हम लोगों ने एक अलग से जो ODOP का जो जितना भी हमारा उत्पाद है उसके लिए हम लोग अलग से स्किलिंग कराते हैं। हमारा एक जनपद में स्किल डेवलपमेंट प्लान बनता है और उसमें हम लोग जो उस जनपद की जो एक स्पेसिफिक जो हुनर है उसको हम लोग विशेष पहचान देने के लिए उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। धन्यवाद सिल्कू जी। संजय जी भाई साहब, एक विषय जो लगातार चर्चा में है पिछले 30-40 साल में, परिवार एकल होते चले गए। जो परिवार के अंदर जो आपत्तियां आई हैं, इसमें आप अभिभावकों का मार्गदर्शन करें कि कैसे इसको पुनः वापस लाया जाए और कैसे इसमें सुधार किया जाए। पहले तो लोग कहते थे परिवार में हम साथ रह नहीं पाते, लेकिन इस बीच में जब रहने का अवसर मिला तो शायद कुछ ऐसे, जैसे आपने बताया, कुछ मतभेद और इस प्रकार की चीज़ें सामने आई, क्योंकि एकल रहने का जो स्वभाव पड़ गया था ना, उसके कारण जब सामूहिक आकर के रहने लगे तो छोटी छोटी चीज़ों के कारण और तनाव उत्पन्न हुए। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन के नाते भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अपना संगठन और इसका ही एक गतिविधि है हमारी, आपने बताया कुटुंब प्रबोधन। तो इस कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, और स्वाभाविक है कि हर बस्ती में, हर गली मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता ही हैं आज के दिन पर, तो ऐसे सभी लोगों के और कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है समाज में जाकर के किस प्रकार से उद्बोधन कर सके, किस प्रकार से मार्गदर्शन कर सके, और ऐसे कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से छोटे छोटे ऑनलाइन ऐसे कार्यक्रम किए गए। उसमें सामूहिक कैसे रहना, चर्चा वार्ता, फिर कुछ धार्मिक ऐसे चर्चाएं भी हों, कुछ गतिविधियां भी घर में हो जिनमें सब लोग साथ मिल करके और सामंजस्य बना करके और उसमें सहभाग करें। स्वाभाविक है कि साथ रहने से और साथ चलने बोलने से कहीं ना कहीं स्वभाव में परिवर्तन आता ही है। धन्यवाद संजय जी भाई साहब। तो आज की परिचर्चा के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके जितने भी प्रश्न थे उनका जवाब आज आपको मिल गया।
लेकिन आज कुछ नए प्रश्न खड़े हुए होंगे, उनको आप हमें भेजिए। उन प्रश्नों का जवाब हम अगले अंक में बृहस्पतिवार को 3:30 बजे पुनः आपके सामने ऐसे ही विशिष्ट महानुभावों के साथ उपस्थित होकर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।